नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात और मैं हूं नगमा। और इस वक्त की बड़ी खबर है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अचानक यूक्रेन के दौरे पर पहुंचे। रूस ने यूक्रेन पर अब से 1 साल पहले 24 फरवरी के दिन ही आक्रमण किया था और इस आक्रमण को अब अगले 2-3 दिनों में 1 साल होने वाला है। इसके ठीक पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड के दौरे पर थे, जो कि पहले से ही तय था। लेकिन पोलैंड में उतरने के बाद वो अचानक यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे और बाइडेन का जो स्केड्यूल था वो पोलैंड का था, पर वो अचानक एक ट्रेन के जरिए पोलैंड की सीमा को पार करके कीव पहुंचे हैं। तो वो पोलैंड की राजधानी वॉर्सो में उतरे थे सुरक्षा के मद्देनजर भी, और उसके बाद चूंकि ट्रेन ज्यादा सुरक्षित मानी जाती है जिस मिसाइल के हमलों के मद्देनजर, तो वो ट्रेन के जरिए पोलैंड की सीमा को पार करके यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंच गए। बाइडेन का ये दौरा रूस के लिए एक बहुत ही सख्त संदेश है। अमेरिका यूक्रेन के साथ मजबूती से खड़ा है, ये अमेरिका दोहरा रहा है। और कैसे ये टकराव अमेरिका और रूस के टकराव में बदल गया है, अब ये भी तस्वीर और ज्यादा साफ है। सुरक्षा कारणों की वजह से ये दौरा, राष्ट्रपति जो बाइडेन का ये दौरा बहुत ही खुफिया था। वॉशिंगटन से भी बाइडेन बिना नोटिस के निकले थे। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो बाइडेन और उनकी पत्नी ने शनिवार की रात बाहर रेस्तरां में खाना खाया और उसके बाद वो वॉशिंगटन से निकल गए। प्लान के मुताबिक मंगलवार को जो बाइडेन को पोलैंड की राजधानी वॉर्सो में पहुंचना था। व्हाइट हाउस ने भी राष्ट्रपति बाइडेन का जो स्केड्यूल जारी किया उसके मुताबिक सोमवार को जो बाइडेन वॉशिंगटन में ही थे और शाम को वो वॉर्सो के लिए निकलने वाले थे। जबकि सच ये है कि जब ये व्हाइट हाउस ने स्टेटमेंट दिया उस वक्त तक जो बाइडेन आधी दूरी तय कर चुके थे। यूरोप के साथ अलायंस में जो एक नई ऊर्जा डालने के लिए जो बाइडेन ने यूक्रेन को अमेरिकी समर्थन के केंद्र में रखा है और युद्ध के 1 साल होने पर वो अपने सहयोगियों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि अमेरिका पूरी तरह से डटा हुआ है। बाइडेन ने दोहराया है कि यूक्रेन को कमजोर न समझें, यूक्रेन के साथ अमेरिका खड़ा रहेगा। इससे पहले दिसंबर 2022 में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अमेरिका के दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने यूएस कांग्रेस को संबोधित किया था और संबोधित करते हुए अपील की थी कि रूस के आक्रमण का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन को और भी ज्यादा सहायता चाहिए। तो सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि जब वहां पर जो बाइडेन आज पहुंचे तो उन्होंने क्या कहा है और क्या कहा है यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने। That dark night 1 year ago, the world was literally at the time bracing for the fall of Kyiv. Seems like a lot longer ago than a year, but think back to that year. Perhaps even the end of Ukraine. You know, 1 year later, Kyiv stands, and Ukraine stands. Democracy stands. The Americans stand with you, and the world stands with you. We have just had negotiations with the President of the United States in the vis-a-vis format, and then we had a wide discussion with the involvement of our teams. These conversations brings us closer to the victory, and we hope that this year, the 2023, will become a year of victory. This unprovoked and criminal Russia's war against Ukraine and against the whole world and democratic world has to end with liberating the whole of Ukraine's territory from Russia's occupation and the solid guarantees of the long-term security for our country as well as the Europe and the whole world. यूक्रेन को कमजोर न माना जाए, ये दोहराया है राष्ट्रपति बाइडेन ने। साथ ही ऐलान ये भी किया है कि यूक्रेन को और भी ज्यादा मदद दी जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का ये पहला दौरा है एक ऐसे समय में जब 1 साल पूरा होने वाला है रूस के आक्रमण को, और इस बीच में बहुत सारे दूसरे ग्लोबल वर्ल्ड लीडर्स जो हैं वो यहाँ पर आए हैं। आपको बताते हैं कि अब तक यहाँ पर किन लोगों का दौरा हुआ है। पश्चिमी देश जो है वो यूक्रेन के साथ खड़ा हुआ है। अप्रैल 2022 में 9 अप्रैल 2022 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, तब के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन कीव गए थे, और 8 मई 2022 को कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी दौरा किया था यूक्रेन का। उसके बाद जून 2022 में फ्रांस, जर्मनी और इटली के नेता एक साथ पहुंचे थे। इमैनुअल मैक्रोन, ओलाफ शोल्ज और मारियो द्रागी, तो ये तीनों नेता वहां पर एक साथ पहुंचे थे।
उसके बाद अब 20 फरवरी 2023 को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन वहां पर पहुंचे हैं और ऐसे में एक सख्त संदेश दिया जा रहा है रूस को भी। हमारे साथ इस वक्त चर्चा के लिए इस पर मौजूद हैं दो खास मेहमान। हर्ष वी पंत हमारे साथ हैं और मंजू सेठ हैं, पूर्व राजनयिक। हर्ष, कैसे देखते हैं आप इस दौरे को? अचानक दौरा था, पोलैंड का दौरा तय था, ट्रेन के रास्ते वहां पर बाइडेन पहुंचे हैं। कीव में एक बहुत सख्त संदेश जाहिर है कि एनिवर्सरी या 1 साल पूरा होने के पहले दिया जा रहा है रूस को, और ऐसे अब यहां पर जो स्थिति बनी हुई है वो और भी ज्यादा तनावपूर्ण होगी। जी बिल्कुल, तनाव। मुझे लगता है कि जो 1 साल की एनिवर्सरी पर जो बाइडेन संदेश देना चाह रहे हैं वो दोनों को है, रूस को और यूक्रेन को। यूक्रेन को ये संदेश है कि हम जो भी डिफरेंसेस दिख रहे हों थोड़े बहुत पश्चिमी देशों के भीतर और आपस में, उसको नजरअंदाज करके पश्चिमी देश खड़े रहेंगे आपके साथ और ये लड़ाई आगे जारी रखने की बात उन्होंने करी है। जो समर्थन वो देना चाह रहे हैं, लॉजिस्टिकल, मटेरियल और इकोनॉमिक सपोर्ट, वो मुझे लगता है उसको उन्होंने दोहराया है। और दूसरी तरफ रूस को भी चेतावनी गई है कि रूस अगर ये सोच रहा है कि 1 साल के बाद पश्चिमी देशों का जो समर्थन है वो डगमगाएगा, या पश्चिम जो जिस तरह की एक ये बात कही जा रही थी कि जो विंटर मंथ्स हैं उसके बाद रूस को ये लगेगा कि जो पश्चिमी देश हैं उनके भीतर थोड़ा तनाव बढ़ गया है, थोड़े डिफरेंसेस बढ़ गए हैं, वो नजर नहीं आया। और एक तरह से पिछले कुछ दिनों इसकी, जैसा कि इमैनुअल मैक्रोन ने ये बात कही कि रूस के साथ नेगोशिएशंस करनी पड़ेंगी, तो कहीं पर उसका भी जवाब मुझे लगता है बाइडेन ने दिया है वहां जाकर कि वो जो भी और देश कह रहे हों, अमेरिका पूरी तरह से यूक्रेन के साथ खड़ा है, वो चाहेगा कि यूक्रेन जब तक लड़ना चाहे तब तक लड़े। तो मुझे लगता है एक बड़ा स्पष्ट एक संदेश एक फर्स्ट एनिवर्सरी में जा रहा है कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हो रही है, लड़ाई और आगे चलेगी, इसके और भी परिणाम देखने को मिलेंगे। जी मंजू सेठ, आप लड़ाई खत्म तो बिल्कुल नहीं हुई है, पर आगे आने वाले दिनों में इस लड़ाई को क्या रुख लेते हुए देख रही हैं आप इस बाइडेन के इस दौरे के साथ, और बाइडेन का ये दोहराना कि कैसे पूरा पश्चिमी देश जो हैं वो एकजुट हैं और अमेरिका समर्थन दे रहा है यूक्रेन को कमजोर न समझा जाए, ये भी कहा जा रहा था। और ऐसी खबर है कि पुतिन भी एड्रेस कर सकते हैं और उसी समय शायद इधर बाइडेन भी एक संदेश वापस देंगे। तो दोनों बाइडेन और पुतिन एक साथ अलग अलग जगहों से जरूर नजर आएंगे। तो जो टकराव अमेरिका और रूस का है वो ज्यादा खुलकर सामने आ रहा है। एब्सोल्युटली, आप देख ही रहे हैं कैसे जो प्रेसिडेंट जो बाइडेन वहां पे पहुंचे हैं और खुफिया उनकी विजिट रखी गई थी क्योंकि ये सिक्योरिटी का मामला है, उनको अनाउंस नहीं करके आ सकते थे वो तो। लेकिन एक ये क्लियर मैसेज है कि पूरा वेस्ट उनके साथ खड़ा है, यूक्रेन के साथ, और उन्होंने और एड देने की और मिसाइल्स वगैरह और इक्विपमेंट देने की भी बात की है। और अलग से जर्मनी वगैरह भी अपने वो जो स्पेशल टैंक्स हैं वो देने को तैयार हैं, अपग्रेडेड टैंक्स जो पहले वो नहीं दे रहे थे। तो ये अब लड़ाई और बढ़ने वाली है और लगता नहीं है कि इसका, हम सोच रहे थे कि शायद फर्स्ट एनिवर्सरी आ रही है 24 को, तो शायद दोनों साइड्स नेगोशिएटिंग टेबल की तरफ जाएं, लेकिन वो लग नहीं रहा है। और ऐसे लग रहा है कि ये वॉर और बढ़ेगी, ये लड़ाई जो और कॉन्फ्रंटेशन होगा। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि एक काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च करने की बात की जा रही है यूक्रेन के द्वारा। तो अगर वो होता है तो लड़ाई कितने और दिन चलेगी और कितने और डिस्ट्रक्शन होगा वो कहना मुश्किल है, लेकिन और बढ़ेगा बिल्कुल। प्रोफेसर पंत, ये लड़ाई अगर ऑफेंसिव और बढ़ती है और इधर रूस ने भी अपने हमले में तेजी की थी और ऐसे में यहाँ पर यूक्रेन को समर्थन और देने के लिए अमेरिका पहुंचा, और अमेरिका की तरफ से ये भी ऐलान हो सकता है, कहा जा रहा है कि और ज़्यादा वहाँ पर जो भी हथियार, साजो सामान, टैंक, उनसे और यूक्रेन को ये सहायता दी जाएगी। तो ये टकराव कैसे देख रहे हैं आप आगे?
रूस भी थोड़ा ज्यादा अग्रेसिव हुआ है, चीन जो है वो रूस के साथ, बल्कि अमेरिका ने यह आरोप लगाया है कि चीन कैसे सप्लाई कर रहा है, मदद कर रहा है रूस की इस युद्ध में। और एक तरफ हम चीन और यूएस का टकराव भी यहां देख रहे हैं, और रशिया और यूएस का टकराव। तो चीन और रशिया जो एक साथ है, दुनिया किस तरह से बटी हुई अभी दिख रही है इस युद्ध के परिप्रेक्ष्य में? देखिए, मुझे लगता है ये जो युद्ध है ये खतरनाक दौर में पहुंच गया है, दौर से गुजर रहा है, क्योंकि इस समय जो पोलराइजेशन है वो बिल्कुल कंप्लीट है, ध्रुवीकरण बिल्कुल स्पष्ट है। और उस ध्रुवीकरण में पिछले 1 साल से जो कुछ लगामें लगी हुई थी, वो लगामें अब धीरे धीरे खुलती जा रही हैं, परतें खुलती जा रही हैं। जैसे अभी अगर आप पश्चिमी देशों का सपोर्ट देखें तो उसमें टैंक्स और फाइटर जेट्स, पिछले साल तक ये कहा जाता था कि दिस इज आउट ऑफ द क्वेश्चन, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो उसके जो परिणाम है वो बाकी के पश्चिमी देशों को भुगतने पड़ेंगे, और जो एस्केलेशन का लेवल ऐसा होगा कि सारे नेटो को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और रशिया ने इस बारे में भी अपनी जो प्रतिक्रिया जाहिर करी थी। लेकिन आप देखिए कि टैंक्स पहुंच गए हैं और यूक्रेन और फाइटर जेट्स की बात कर रहा है। दूसरी तरफ जो चीन ने अभी तक, पिछले साल तक चीन ये कहता था कि एक भी बुलेट वो रूस को नहीं देगा, लेकिन अब ये सुनने में आ रहा है कि चीन आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, और रूस के पास क्योंकि एम्यूनिशन की कमी हो रही है तो रूस ये चाह रहा है कि चीन उसकी मदद करे। अमेरिका ने और अभी म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में इस बात का स्पष्ट तौर पर जिक्र किया कि अगर चीन किसी भी तरह की सहायता देता है लॉजिस्टिकल एम्यूनिशन वाइज रूस को, तो ये रेड लाइन होगी जो चीन क्रॉस करेगा, तो इसके परिणाम चीन को भुगतने पड़ेंगे। तो ये जो ध्रुवीकरण है, रूस और चीन का एक साथ आते जाना और पश्चिमी देशों का इस बात को रेखांकित करना कि वो यूक्रेन के साथ खड़े हैं और किसी भी शर्त पर पीछे नहीं हटेंगे, ये मुझे लगता है अपने आप में इस पूरे जो वैश्विक हमारा जो संदर्भ है उसको एक बड़े डिफिकल्ट एक मोड़ पर ले आया है। और दोनों ही साइड्स ये कॉम्प्रोमाइज की स्थिति में नहीं है, क्योंकि बैटलफील्ड में जब तक एक साइड को डिसाइसिव एडवांटेज नहीं मिलेगा वो नेगोशिएटिंग टेबल पर नहीं जाएगा। और दोनों ही साइड इस समय स्टेलमेट की सिचुएशन में है अगर आप ग्राउंड रियलिटीज देखें, तो उसके चलते मुझे नहीं लगता कि नेगोशिएशंस की कोई संभावना बन रही है। इनफैक्ट एस्केलेशन बहुत ज्यादा लाइकली लग रहा है। जी, और भी ज्यादा लग रहा है कि ये युद्ध जो है उसमें और तेजी आएगी। मंजू सेठ, आप मानती हैं इस बात को, क्योंकि कोई अभी समझौता हो ऐसा नहीं दिख रहा है यहाँ पर? और दूसरे ये कि लगातार आरोप चीन और रूस के द्वारा ये लगाया गया है कि अमेरिका जो है वो इस युद्ध को और हवा दे रहा है। यूक्रेन एक तरह से एक बैटल ग्राउंड बना हुआ है अमेरिका और रूस के युद्ध के लिए जो टकराव है। तो निगोसिएशन हो भी तो किसके साथ बात करके हो? जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं वो कौन है इसमें? जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, मेन स्टेक होल्डर्स और ये अपने जो जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स हो रहे हैं दुनिया में, यूएस अपना सॉर्ट ऑफ प्रीएमिनेंस मेंटेन करना चाहता है, रूस कहता है हम अपना करेंगे, यहाँ पे ये हमारा इलाका है। तो इन दोनों के बीच में ये जो कॉन्फ्रंटेशन है बिहाइंड द सीन्स, एसेंशियली ये यूएस और वेस्ट और रूस के बीच में है। और ये जो जब तक अपने जियोपॉलिटिकल एम्स ये अपने अचीव नहीं करते हैं, मुझे लग नहीं रहा है कि ये युद्ध खत्म होने का कोई भी अंदेशा है, और ये चलती रहेगी ऐसे ही और बढ़ेगी। जैसे अभी क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम और ये इक्विपमेंट देंगे, फाइटर जेट्स देंगे और आर्टिलरी देंगे, तो हर एक चीज, मिसाइल्स देंगे। तो ये अगर ये सब करना, इस समय क्या लग रहा है कि यूरोप एकदम एकजुट है? क्योंकि जर्मनी की तरफ से एक अलग आवाज आती रही थी। जर्मनी जो है वो थोड़ा ज्यादा प्रैग्मेटिक रहा था, चाहे वो लेपर्ड टैंक देने की बात हो। अमेरिका में भी पहले कुछ हिचकिचाहट थी, पर इस समय की स्थिति क्या लग रही? खास करके जो ईस्टर्न यूरोप के देश थे वो ज्यादा दबाव बना रहे थे जर्मनी पे। मंजू सेठ जी, बना रहे थे, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं सब इकट्ठा हो गए हैं। और पहले क्योंकि उनको अपनी एनर्जी की जो क्राइसिस फेस कर रहे थे और जो रूस से उनके पास गैस आ रही थी, उसको देखते हुए वो अपने नागरिकों के जो हित में उनको लग रहा था कि हमें अभी ये नहीं हम बंद करा सकते, हमें ये वॉर बंद करानी है और ये इतना सपोर्ट नहीं देना चाहिए, हमको इसको एंड करने में अपनी कोशिश लगानी चाहिए। लेकिन अब वो उनको और सोर्सेज भी मिल गए हैं, और जो एक्सट्रीम विंटर से लग रहा है कि खत्म हो रहा है, तो उन्होंने और एक वो सपोर्ट भी दे दिया अपने नागरिकों को जिनको ज्यादा इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ रहा था। तो उनको लग रहा है कि स्थिति अब नियंत्रण में है, और रूस जैसे अपना अटैक करता ही चला जा रहा है,
बढ़ाता जा रहा है कीव पे, तो सबको लग रहा है कि अगर हम अगर इकट्ठा नहीं खड़े हुए, वी कुड बी द नेक्स्ट टारगेट। जी, पर हर्षवीर पंत जी, प्रोफेसर पंत, एक आखिरी सवाल आपसे कि इस समय ये जो दौरा रहा, अचानक दौरा, पोलैंड तो उनका शेड्यूल था, लेकिन बहुत ही खुफिया दौरा रहा। जैसे पहले देखा गया था कि बराक ओबामा अगर अफगानिस्तान गए हों और उसके पहले बुश गए हों अगर इराक, तो काफी खुफिया रहता है अमेरिकी राष्ट्रपति का ये दौरा। सुरक्षा के मद्देनजर ये एक काफी रिस्की ये दौरा रहा है। ऐसे में यहाँ पर बाइडेन का आना, अचानक ये तय करना, ये क्या स्थिति को किस तरह से इस समय बदलता है? एक काफी रिस्क के साथ यहां पर पहुंचे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन जो हैं, तो कितना स्ट्रॉन्ग ये मैसेज है, किस तरह ये युद्ध की जो स्थिति वहां बनी हुई थी उसको क्या अभी संदेश दे रहा है, क्या डिफाइन कर रहा है? देखिए, बाइडेन ने अपनी इस मौजूदगी के साथ एक बार फिर इस बात को रेखांकित कर दिया है कि अमेरिका की तरफ से किसी भी तरह का दबाव यूक्रेन पर नहीं बनाया जाएगा कि वो नेगोशिएटिंग टेबल पर बैठे। और बाइडेन ये 1 साल की जो एनिवर्सरी है, इस पर किसी हद तक ये कॉम्प्लीमेंट का ट्रिप था, कॉम्प्लीमेंट दे रहे थे यूक्रेनियंस को। यूक्रेनियंस खड़े हुए और उन्होंने इतनी बड़ी शक्ति जो रूस की थी उसको ये दिखा दिया कि आप चाहें तो एक अगर जज्बा हो तो आप छोटे से देश को नहीं झुका सकते। मुझे लगता है ये, क्योंकि यूक्रेन और की जो सफलता रही है रशियंस को रोकने में, वो मुझे लगता है उसने बढ़ावा दिया है वेस्टर्न जो ये सपोर्ट है उसको, और उस बात को बाइडेन रेखांकित कर रहे थे। एक छोटी सी बात मैं और ऐड कर दूं कि जब बाइडेन ऐसे किसी मिशन पर जाते हैं तो ये उनकी छवि को भी डोमेस्टिकली और सुदृढ़ करता है कि वो एक वॉर टाइम प्रेसिडेंट हैं। और ये जो वॉर टाइम लेगेसी होती है प्रेसिडेंट्स की यूएस में, क्योंकि चुनाव का जिक्र होने लगा है, उनके सेकंड टर्म का जिक्र होने लगा है, ये उनकी डोमेस्टिक जो छवि है उसको भी और सुदृढ़ बनाएगा डोमेस्टिकली। ऐसा उनके प्लानर्स को, उनके पॉलिटिकल प्लानर्स को खासकर लगता होगा इस विजिट के द्वारा। तो कई इससे शिकार करने की कोशिश हुई है इस एक विजिट से। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रोफेसर हर्ष पंत और मंजू सेठ हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। प्रोफेसर पंत ने जैसा बताया, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इस दौरे से कई शिकार करने की कोशिश की है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने। रूस को कड़ा संदेश, यूरोप को ये संदेश कि हम सब इकट्ठे हैं और यूक्रेन का साथ हम देते रहेंगे, मजबूती के साथ हम डेमोक्रेसी का बचाव करेंगे। और तीसरा, अपने डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए, अपने घर में जो उनके वोटर्स हैं उनको कड़ा संदेश कि वो एक मजबूत राष्ट्रपति हैं, वॉर टाइम प्रेसिडेंट हैं, और कैसे वो ऐसे में प्रोएक्टिव होकर एक युद्ध क्षेत्र में जाते हैं और वहां पर जाकर वो ऐलान करते हैं समर्थन का। तो जो बाइडेन ने ये संदेश देने की कोशिश की है रूस को, यूक्रेन को, दुनिया को और साथ साथ अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को। इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं हम, लेकिन आपको दिखा दें कि ये जो तस्वीरें हैं इस समय, ये लाइव शॉट्स हैं, ये वहां से सीधी तस्वीरें आ रही हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन इस समय यूक्रेन की राजधानी कीव में है और ये तस्वीरें आप कीव से देख रहे हैं। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से उनकी मुलाकात हुई है। दरअसल वो उतरे हैं पोलैंड में, पोलैंड की राजधानी वॉर्सो में, और वहां से ट्रेन के जरिए बॉर्डर क्रॉस करके, पोलैंड की सीमा को क्रॉस करके वो यहाँ यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे हैं। आप देख रहे हैं तस्वीरों में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की वहां पर मौजूद हैं और जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति वहां पर उनसे मुलाकात करते हुए। पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने आखिरकार नीतीश कुमार से अलग होने का आज ऐलान कर दिया है। पटना में अपने समर्थकों की बैठक के बाद कुशवाहा ने कहा कि वो अपनी नई पार्टी बनाएंगे। कुशवाहा की नई पार्टी का नाम होगा राष्ट्रीय लोक जनता दल। कुशवाहा ने कहा कि बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को राज्य चलाने की जिम्मेदारी सौंपी थी। नीतीश कुमार ने शुरुआत में अच्छा किया, लेकिन अंत में जिस रास्ते पर उन्होंने चलना शुरू किया है वो उनके और बिहार के लिए बुरा है। बिहार चुनाव के बाद कुशवाहा ने अपनी पार्टी का जेडीयू में विलय किया था, लेकिन अब 2 साल के बाद एक बार फिर से अलग रास्ते पर चल पड़े हैं।
अपने घर में इनको उत्तराधिकारी नहीं दिख रहा है, इसलिए पड़ोसी के घर में झांक रहे हैं। और झांक रहे हैं, इसके पीछे बड़ा कारण है कि जो अगल बगल लोग इनके हैं वैसे लोग नहीं आ पाए या नहीं लाए गए। जो लोग बैठे हुए हैं उनको बिहार की जनता से कोई लेना देना नहीं। वो निजी स्वार्थ में लोग काम कर रहे हैं। भागते भूत की लंगोटी सही, अब बर्बाद हो रहा है तो कुछ भी अपने हाथ में आ जाए। जनता दल यूनाइटेड समाप्त हो रहा है तो कुछ भी अपने हाथ में आ जाए। वही नीतीश कुमार डूब रहे हैं तो डूब जाए, कुछ भी हाथ में आ जाए, लंगोटी भी हाथ में आ जाए, वैसे लोग उनके अगल बगल बैठे हुए हैं। और इसलिए आज ऐसी स्थिति हो गई है। तो ऐसी स्थिति हो गई। अब नीतीश कुमार जी जब यहां तक चले आए तो हम लोगों ने तय किया है कि इस विरासत को हम नहीं जाने देंगे, गिरवी नहीं होने देंगे, बंधक नहीं बनने देंगे। आज हमारी चिंता हिस्सेदारी की नहीं है, पूरी विरासत को बचाने की चिंता है। राजनीतिक विरासत को बचाने के लिए, बढ़ाने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में कोई पार्टी होती है, और वैसी पार्टी शुरुआती दौर में समता पार्टी बनी, बाद में जनता दल यूनाइटेड बना। लेकिन जब पार्टी ही बर्बाद हो रही है तो अब उस इंस्ट्रूमेंट से नहीं काम चलने वाला है। अब नया इंस्ट्रूमेंट चाहिए, नया इंस्ट्रूमेंट चाहिए, क्योंकि पूरी विरासत को अब आगे बढ़ाने की जवाबदेही अपने ऊपर लेनी है। तो पूरी एक नया, हम लोगों को नया इंस्ट्रूमेंट चाहिए, अर्थात नई पार्टी चाहिए, नई पार्टी चाहिए। और इसलिए हमारे साथियों ने निर्णय लिया है नया दल बनाने का। आप चले गए हैं, नई पार्टी की घोषणा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। हम सब लोग की शुभकामना है, आप जाइए। क्योंकि हम लोग जान रहे थे पिछले दिसंबर से जो उनका काम चल रहा था और जो बार बार दिल्ली की यात्रा कर रहे थे, एक भी बात छुपता नहीं है, सब बात की जानकारी हम लोग को हो रही थी। तो इसलिए हम लोग जान रहे थे कि वो किस दिशा में जा रहे हैं। तो जा रहे थे तो जाइए, इसीलिए हमने कल कहा था कहीं पे निगाहें कहीं पे निशान। नासिर और जुनैद की हत्या के मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। आरोप है कि इन दोनों को राजस्थान से उठाया गया और खुद को गोरक्षक बताने वाले लोगों द्वारा इन्हें मार दिया गया। इन दो लोगों को, नासिर और जुनैद को, इन दोनों के शव बीते हफ्ते हरियाणा में एक कार में जले हुए मिले थे। सूत्रों के मुताबिक इन्हें पहले हरियाणा के फिरोजपुर जिरका के एक पुलिस स्टेशन ले जाया गया, तब वो जिंदा थे। हालांकि उनकी बुरी तरह से पिटाई की गई थी। हरियाणा पुलिस का कहना है कि उन्हें उन पुलिसकर्मियों को लेकर जांच शुरू की है जिन्होंने पीड़ितों को जाने दिया। राजस्थान पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि 4 आरोपी फरार हैं। इनमें खुद को गोरक्षक बताने वाला मोनू मानेसर भी शामिल है। और जो भी व्यक्ति इसमें है उस पे सख्त से सख्त प्रशासन कार्रवाई करे। और 4 दिन हो चुके हैं और अभी भी सिर्फ एक आरोपी रिंकू सैनी को पकड़ा गया है। बाकी 4 जो सस्पेक्ट्स हैं वो अभी भी, पुलिस का ऐसा कहना है कि वो अभी फरार हैं और अब्सकॉन्डिंग है, ऐसा पुलिस का कहना है। अब देखिए, मोनू मानेसर जो प्राइम अक्यूज है इस केस में, वो एक बहुत ही प्रोमिनेंट चेहरा है काउ विजिलेंटिज्म का हरियाणा की अगर बात करें, क्योंकि देखिए कई सारी बातें सामने आ रही हैं। आप अगर उनका सोशल मीडिया भी देखें तो उसमें हेट स्पीच के आपको कई वीडियोस दिखाई देंगे, साथ ही लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस दिखाई देंगे आपको, जिसमें कि वो जो ये रेड्स करते हैं काउ, अलेज्ड काउ स्मगलर्स पर, उसको वो लाइव स्ट्रीम करते हैं अपने सोशल मीडिया पे, तो उसके भी तमाम वीडियोस आपको दिखाई देंगे। साथ ही आपको इसके अलावा एक और अहम जानकारी इसमें ये दें कि मोनू मानेसर जो ये हैं वो हरियाणा गवर्नमेंट की काउ प्रोटेक्शन टास्क फोर्स के भी एक मेंबर रह चुके हैं। 2021 में हरियाणा गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया था कि एक काउ प्रोटेक्शन टास्क फोर्स बनाई जाएगी और उसके भी ये मेंबर रह चुके हैं। तो अब ये जाहिर सी बात है कि ये सवाल भी उठ रहे हैं कि उनकी जो गवर्नमेंट से या लोकल पुलिस से क्लोजनेस है, क्या उसकी वजह से ऐसा हो रहा है कि उनको शेल्टर किया जा रहा है?
जो विक्टिम्स हैं नासिर और जुनैद, उनके परिवार वालों का भी यही कहना है कि ये बहुत ही पावरफुल काउ विजिलेंटीज़ हैं और इनकी इन्फ्लुएंशियल जो इनकी पावर है, पावर की वजह से इनको शील्ड किया जा रहा है, ऐसा फैमिलीज़ का कहना है। इसके साथ ही आपको ये बता दें, जैसे कि आपने कहा कि मेरे कॉलीग सौरभ शुक्ला ने भी इस चीज़ पर रिपोर्ट किया था कि सोर्सेज के हवाले से, सूत्रों के हवाले से ऐसा पता चला है कि जो ये अक्यूज़्ड हैं वो विक्टिम को पहले फिरोजपुर झिरका जो हरियाणा के मेवात में थाना है वहाँ पर ले गए और वहाँ पर हरियाणा पुलिस ने उनको कहा कि ये राजस्थान का मामला है, राजस्थान पुलिस का मामला है, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते और अपना पल्ला झाड़ लिया। तो अब इससे भी जाहिर सी बात है सवाल पूछे जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जो इनसेंसिटिविटी है, इस संवेदनहीनता है, इसकी वजह से भी इस केस में अरेस्ट आगे नहीं बढ़ रही है। साथ ही आज सुबह एक और इसमें एस्पेक्ट निकल कर आया कि जो अक्यूज़्ड हैं उनकी फैमिली पर जब पुलिस ने रेड करी, जब राजस्थान पुलिस ने रेड करी, तब ऐसा उन्होंने कहा कि उनको असॉल्ट किया गया उनके रिलेटिव्स को, और साथ ही जो अक्यूज़्ड की प्रेग्नेंट वाइफ है उसको भी असॉल्ट किया गया, ऐसा मामला भी सामने आया। राजस्थान पुलिस ने इन तमाम क्लेम्स को रिफ्यूट किया, ये कहते हुए कि हम अपना काम कर रहे थे। अच्छा, जब हमने हरियाणा पुलिस से इस बारे में पूछा कि जो अक्यूज़्ड हैं उनको क्यों नहीं अभी तक अरेस्ट किया गया, खाली एक रिंकू सैनी, उनको ये भी क्यों अरेस्ट किया गया, तो उनका ये कहना है कि आरोपी अभी फरार हैं, अब्सकॉन्डिंग है और तमाम रेड्स चल रही हैं जिसके चलते कुछ ही दिन में अक्यूज़्ड को अरेस्ट कर लिया जाएगा। अब खबर आ रही है कि दिल्ली में बाइक टैक्सी जो होती है, यानी कि जिन मोटरसाइकिल्स को टैक्सी की तरह इस्तेमाल किया जाता है, उसकी सेवा पर सख्ती कर दी गई है। परिवहन विभाग ने पब्लिक नोटिस जारी किया है। ये मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन है, ये कहा है परिवहन विभाग ने। बाइक पर यात्रियों को ढोना दंडनीय अपराध है। नियम तोड़ने पर पहली बार 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा और दूसरी बार नियम तोड़ा तो 10,000 तक का जुर्माना देना होगा। दूसरी बार नियम तोड़ा तो बाइक भी जब्त की जा सकती है। ओला, उबर, रैपिडो, ये सब जो है वो बाइक टैक्सी सेवा देते हैं, यानी कि आप मोटरसाइकिल को रेंटल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मेरे सहयोगी शरद शर्मा। शरद, इसके पीछे औचित्य क्या है? मतलब ये जो बाइक सेवा है, इसके ऊपर फाइन लगाने का क्या तर्क क्या दे रहा है परिवहन विभाग? क्यों इसको मना किया जा रहा है? देखिए, सबसे अहम बात है कि दिल्ली के अंदर ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है जिसके तहत बाइक को, टू व्हीलर को एक टैक्सी के तौर पर ट्रीट किया जाए। जैसे हम गोवा में देखते हैं, वहां पर टू व्हीलर को टैक्सी की तरह भी ट्रीट किया जाता है और इसीलिए वहां की जो टैक्सी होती है, जो टू व्हीलर टैक्सी भी है, उस पर नंबर प्लेट भी टैक्सी वाली है, कमर्शियल वाली होती है। लेकिन जब दिल्ली के अंदर ऐसी कोई नीति है ही नहीं, सरकार इसको मान्यता अभी तक देना शुरू ही नहीं की है, तो इसका मतलब यह है कि प्राइवेट नंबर के जो टू व्हीलर्स हैं, यानी जो प्राइवेट नंबर की बाइक्स हैं, वो कमर्शियल के तौर पर इस्तेमाल हो रही हैं और इसी को जो है मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन बताया जा रहा है। जैसे हम अपनी गाड़ी चलाते हैं तो वो प्राइवेट कार होती है, लेकिन जो ओला उबर की टैक्सी चलती हैं या दूसरी ऑटो चलते हैं, ये सब कमर्शियल व्हीकल होते हैं और इसलिए इनकी नंबर प्लेट भी अलग होती है। लेकिन दिल्ली के अंदर जो या एनसीआर में जो जितने भी टू व्हीलर बाइक चल रही हैं, ये जो है प्राइवेट नंबर पर कमर्शियल काम कर रही हैं, तो इसलिए सरकार ने इनको चेताया है कि ये गैर कानूनी है और ऐसा करने पर जो है आपका जुर्माना हो सकता है। और एग्रीगेटर्स को भी कहा है, ओला, उबर, रैपिडो जैसे जो एग्रीगेटर हैं, जो ये सेवाएं प्रदान कर रहे हैं ऐप के माध्यम से, उनको भी कहा है ये कि इलीगल है और इस पर कार्रवाई होगी। और लेकिन दिक्कत उन लोगों को हो जाएगी जो ये सेवा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मैं खुद अभी देख रहा था कि अगर मुझे यहां से और अपने गाजियाबाद के घर पे जाना है तो अगर मैं टैक्सी लेता हूं तो 400 रुपए के आसपास का अभी मुझे किराया देना होगा, जबकि अगर मैं टू व्हीलर इस्तेमाल करता हूं, बाइक इस्तेमाल करता हूं ऐप के जरिए, तो करीब 100-125 रुपए ही मुझे देने होंगे। तो बहुत बड़ा अंतर जो है ये जो सेवा इस्तेमाल करने वाले हैं उनके लिए एक समस्या जरूर खड़ी कर सकता है। लेकिन एक बड़ा पेंच इसके अंदर नगमा ये है कि कोई ये पता कैसे लगाएगा कि ये जो राइड हो रही है, जो बाइक चलाने वाला बाइक चला रहा है और पीछे बैठा हुआ है, ये असल में कमर्शियल इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि जो बाइक का नंबर है वो तो प्राइवेट ही है।
तो ये देखना मैं यही होगा। पूछने वाली थी आपसे कि पता कैसे चलेगा? प्राइवेट नंबर्स हैं, उसमें कोई भी बिठा के अगर किसी को लेके जा रहा है तो वो रैपिडो है या नहीं, ओला उबर है या नहीं, तो ये पेज जरूर है, इसके ऊपर सोचना पड़ेगा भी कि किस तरह से ये इसके फाइन लग सकता है। तो इसकी धन्यवाद आपका शरद इस जानकारी के लिए, जो आपने हमें जानकारी दी कि दरअसल इसके ऊपर जुर्माना क्यों लगाया गया है, क्योंकि अभी ये कमर्शियल व्हीकल नहीं है, प्राइवेट व्हीकल्स जो हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है रैपिडो के तौर पे, ओला उबर के तौर पे। लेकिन इसमें एक पेच ये है कि पता कैसे चलेगा कि जो शख्स जिस मोटरसाइकिल की सेवा को ले रहा है वो कमर्शियली इस्तेमाल हो रही है कि प्राइवेट निजी तौर पे इस्तेमाल हो रही है। तो 5 की बात के लिए अभी इतना ही। नमस्कार।